नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ा। वर्ण विचार में हमने स्वर व्यंजन व अन्य वर्णों का अध्ययन किया, जो कि व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आप चाहें तो इससे पहले वाले सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ण विचार का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं संज्ञा के टॉपिक का। संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संज्ञा का टॉपिक पढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संज्ञा जो टॉपिक है ये किसके अंतर्गत आता है, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो आपको बता दें, रूप परिवर्तन, प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दें, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। आपको बता दें, जो विकारी शब्द है ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। यानी वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और आपको बता दें, विकारी शब्दों को परिवर्तनशील शब्द भी कहा जाता है। और इनके विषय में एक बात और पढ़ी जाती है कि वे शब्द जो व्याकरणिक कोटियों से प्रभावित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। यानी आप सरल भाषा में समझें कि ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सकता है वो विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। आप संज्ञा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि संज्ञा का टॉपिक किस के अंतर्गत आता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, जो मैंने लिख दिया है। अब आपको बता दें, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आप संज्ञा का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि संज्ञा किसके अंतर्गत आता है, विकारी शब्दों के अंतर्गत। संज्ञा एक विकारी शब्द है। और आपको बता दें, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जिनमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये विकारी शब्द हैं। इनमें से हम संज्ञा का टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम जान रहे हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो मैं आपको अविकारी शब्द भी बता दूं। अविकारी शब्दों के अंदर 5 भेद हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। दूसरा समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। तीसरा संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द। चौथा आपको बता दें, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द। और अंतिम 5वां भेद जो है वो है निपात। तो प्रिय विद्यार्थियों, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आपको बता दें, हम विकारी शब्दों में आज संज्ञा का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और संज्ञा को बहुत आसानी से हम समझेंगे, क्योंकि बिल्कुल सरल टॉपिक है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस टेबल को। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंदर 4 प्रकार के टॉपिक हैं, यानी विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
और अभिकारी में 5 टॉपिक हैं। आप देख सकते हैं आज हम अध्ययन करने वाले हैं संज्ञा के टॉपिक का। विकारी शब्दों के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है संज्ञा, और संज्ञा को बहुत ही सरल भाषा से हम समझने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे से समझेंगे संज्ञा का टॉपिक। संज्ञा शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, संज्ञा शब्द किस भाषा का है, ये हम सब देखेंगे। तो संज्ञा जो शब्द है यह है संस्कृत भाषा का। संज्ञा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे तत्सम शब्द कहा जाता है। ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत भाषा का है। संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इस संदर्भ में कहा जाता है कि इस शब्द का निर्माण सम धन ज्ञा के मेल से हुआ है। सम एक उपसर्ग है और ज्ञा एक धातु है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अगर अर्थ आपको बताना है तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा संस्कृत भाषा का शब्द है और संज्ञा शब्द का निर्माण सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से हुआ है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। पूछे संज्ञा शब्द का अर्थ बताइए, तो नाम। परिभाषा पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे आसान परिभाषा जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा बहुत ही आसान है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप गौर फरमाइए, यहाँ लिखा हुआ है नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात संज्ञा किसको कहते हैं, नाम को। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यानी जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, या स्थान का नाम हो, या कोई भी भाव का नाम हो, नाम शब्द ही संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम में संज्ञा है। ये एक परिभाषा, सिंपल परिभाषा जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी जो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम संज्ञा की परिभाषा देखें तो इन्होंने कहा कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु, सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा की ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट मुझे प्रतीत होती है, क्योंकि वो सरल परिभाषा तो सबको याद रहती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर ये जो परिभाषा है पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो। कुल मिलाकर बात यही है, नाम का उल्लेख जहाँ है वह शब्द संज्ञा का है। अब नाम चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या भाव का हो, वो एक संज्ञा है। तो ये थी दोनों परिभाषाएं और सामान्य सी जानकारी संज्ञा शब्द की। अब आपको ले चलते हैं संज्ञा के भेदों की ओर। शुरू से आप पढ़ते आए होंगे संज्ञा के कितने भेद हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। संज्ञा के भेद।
प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो देखते हैं। संज्ञा के भेद आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ये टॉपिक आपको बता दें, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको तीनों भेदों को मैं बहुत कम समय में समझा दूंगा और इतना अच्छे से आप समझ जाएंगे कि परीक्षा में आपका संज्ञा का प्रश्न गलत नहीं होगा। परीक्षाओं में संज्ञा के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 भेद हैं। सबसे पहले हम इन दोनों भेदों को समझेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए इस शब्द को आपको समझना होगा। मैंने एक शब्द लिखा है निश्चित, और जातिवाचक संज्ञा के नीचे मैंने एक शब्द लिखा है अनिश्चित। यदि आप इन दोनों शब्दों का जादू समझ गए तो आप इन दोनों संज्ञाओं को भी समझ जाएंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। निश्चित का तात्पर्य जो बिल्कुल फिक्स है, जो निश्चित है, एक बार कहते ही समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मन में कोई प्रश्न ना हो, कोई विचार ना हो, वो निश्चित है। और जिस शब्द को सुनकर के मन में कई तरह के प्रश्न चलते हैं कि कौन सा या कौन सी, तो वो अनिश्चित शब्द होता है और अनिश्चितता का बोध होता है जातिवाचक में। अब आपको बहुत छोटे से उदाहरणों से मैं समझा देता हूँ। छोटे छोटे उदाहरण हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान में कई सारी नदियाँ हैं। अब नदी शब्द जो है वो एक ऐसा शब्द है जो निश्चित नहीं है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या आपने नदी देखी है? अब आपके मन में एक प्रश्न है कि नदी तो देखी है, पर कौन सी? क्योंकि नदियां बहुत सारी है। तो नदी शब्द जो है वो अनिश्चितता का बोध कराती है, इसीलिए जातिवाचक है। और मैं आपसे ये कहूँ चंबल नदी, तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा कौन सा या कौन सी, क्योंकि वो फिक्स है। जो निश्चित है, जैसे चंबल नदी, ये बिल्कुल निश्चित है, तो जातिवाचक संज्ञा। अब कहा जाए नदी, अब नदी को सुनकर तो मन में प्रश्न उठते हैं, कौन सी नदी? नदियां तो बहुत सारी है। तो ये शब्द है जातिवाचक, जो मन में अनिश्चितता का भाव जगा रहा है कि कौन सा, कौन सी। अब मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या आपने हवा महल देखा है? तो हवा महल को सुन करके आपके मन में हवा महल की तस्वीर उभर आती है, यानी वो फिक्स है, निश्चित है। तो हवा महल ये निश्चित है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं कहूँ आपने महल देखा है, अब आपके मन में प्रश्न शुरू हो गए, कौन सा महल? महल तो बहुत सारे हैं। तो महल शब्द को सुन करके आपको कई तरह के प्रश्न चलने लगे, कौन से महल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हवा महल कहा तो आपके मन में एक चित्र उभर कर सामने आया, तो वो है व्यक्तिवाचक का। आपसे प्रश्न किया जाए दुर्ग, अब दुर्ग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे दुर्ग हैं। अब कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं पता ही नहीं है, तो दुर्ग शब्द किस में चला जाएगा? जातिवाचक में। पर जब कहा जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम सुन करके हमारे मन में एक चित्र बन गया, फिक्स, निश्चित। तो वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यही छोटा सा अंतर है, आप समझ गए होंगे। जब आपसे कहा जाए झील, अब झील तो बहुत सारी झीलें हैं, कौन सी झील की बात कर रहे हैं? अब झीलें तो बहुत सारी है, तो यहाँ जातिवाचक हो गया क्योंकि अनिश्चित है। जब कहा जाए सांबर झील, सांबर झील, तो हम समझ गए कि सांबर झील जो है वो एक ही है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। अब बताइए इन दोनों में क्या दिक्कत है? वे शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, जो अपने आप में एक हैं, विशेष हैं,
वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और वे शब्द जो अपने आप में बहुत सारे हैं, जिनमें मन में निश्चितता का भाव नहीं उठता, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। अब हम कौन से की चर्चा कर रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। अब मैंने कहा फल, अब फल तो बहुत सारे हैं, अब कौन सा फल, तो फल शब्द में संज्ञा हो गई आपकी जातिवाचक। मैंने कहा आम, तो फलों में आम एक विशेष हो गया कि मैं फलों में भी आम की बात कर रहा हूँ, तो निश्चित हो गया, तो वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक। अगर मैंने शब्द बोला भवन, अब भवन तो बहुत सारे हैं, पर मैंने कहा गीता भवन, तो वो विशेष हो गया, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक, और भवन हो गया जातिवाचक। अब इसी प्रकार मैंने कहा लड़का, अब लड़के तो बहुत सारे हैं, पर मैंने कहा मोहन, सोहन, तो ये विशेष नाम हो गए, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक। यही छोटा सा अंतर है। आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक में विशेष प्रकार के शब्द आते हैं जो निश्चितता का बोध करा देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में विशेष होते हैं, एक होते हैं। और जातिवाचक में ऐसे शब्द आते हैं जो सामान्य शब्द होते हैं, जो अपने आप में बहुत सारे हैं, तो वो जातिवाचक की ओर इशारा करते हैं। बहुत आसान भेद है। अब भाववाचक संज्ञा की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। भाव, जैसा कि नाम से ही पता है, भाव। अब जो मन में उठने वाले भाव हैं वो दिखते नहीं हैं, इसीलिए कहा जाता है भाववाचक संज्ञा के शब्द जो हैं वो अदृश्य होते हैं। इन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा के शब्दों को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा प्रेम, उदाहरण के रूप में आप समझें प्रेम। अब प्रेम क्या दिखाई देता है, क्या नहीं देता, महसूस कर सकते हैं, तो प्रेम शब्द किस में चला गया, भाववाचक। क्रोध, अब क्रोध दिखाई नहीं देता, ये एक भाव है। क्रोध करने वाला दिखता है, पर क्रोध थोड़ी दिखता है, तो क्रोध क्या है, भाव। इसी प्रकार सुंदरता, सुंदरता क्या है, एक भाव है जो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अमीरी, गरीबी, ईमानदारी, ये भाव हैं जो दिखाई नहीं देते, इनको महसूस करना पड़ता है। तो भाववाचक संज्ञा में तो एक अलग ही तरह के शब्द आते हैं जो भावों का बोध कराते हैं, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो विशेष शब्द आते हैं और जातिवाचक संज्ञा में सामान्य शब्द आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे ताजमहल, तो वो महलों में एक विशेष है, तो ताजमहल में व्यक्तिवाचक। और मैं कहूँ महल, तो महल तो बहुत सारे हैं, तो वो जातिवाचक। पर मैं कहूँ सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी, ये सब भाव हैं, तो इनमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में इस टॉपिक को समझाया है, ताकि जब परीक्षा में आपको 4 शब्द देंगे और कहेंगे कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। जातिवाचक संज्ञा के शब्द अपने आप में सामान्य होते हैं, विशेष नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब शब्द आपके सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे कि विशेष शब्द होगा वो। आपको जब कहा जाए कि पहाड़, अब पहाड़ तो बहुत सारे हैं, पर कहा जाए हिमालय, तो हिमालय तो विशेष है अपने आप में, तो हिमालय में व्यक्तिवाचक, और पहाड़ तो सामान्य है, बहुत सारे पहाड़ हैं, कौन से पहाड़ की चर्चा कर रहे हैं, तो पहाड़ तो सामान्य हो गया, तो जातिवाचक हो गया। जब आपसे कहा जाए कि अमीरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, गरीबी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप बता देंगे कि ये तो भाव है। तो ये अलग ही तरह के शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा के, तो जो आपको समझ में आ जाएंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को आप आसानी से समझ गए होंगे। आप इनके उदाहरण भी देख सकते हैं, उतार सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग नियम लिखवाऊं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको समझाना। और जब आप समझ जाएंगे तो आपको कोई नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब
समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर मेरे उदाहरणों को समझ गए होंगे तो परीक्षा में आने वाले शब्द आप आसानी से सही कर देंगे। अब आपको बता दें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के तो कोई भेद नहीं होते, पर जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये तीनों समझने के बाद मैं आपको जातिवाचक संज्ञा पर आकर वापस रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे जातिवाचक संज्ञा को थोड़ा सा और समझाना है। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपसे पूछे तो आप बताएंगे दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, कौन कौन से होते हैं? तो पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। दोनों भेद बहुत आसान है, मैं आपको बहुत कम समय में समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। कॉपी भरवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको कम समय में ज़्यादा समझाना। द्रव्यवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जो वे वस्तुएं आती है जो नाप तोल से जुड़ी हुई होती है, जो नाप तोल से जुड़ी हुई है या जिनका संबंध मात्रा से है। आप सरल भाषा में समझें, जिन वस्तुओं को नापा तोला जाता है या जिनको मात्रा में काउंट किया जाता है, ऐसे सभी शब्द किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब जैसे दूध, दही, घी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है, नाप तोल से बिकते हैं, नाप तोल से खरीदे जाते हैं। चावल, दाल, शक्कर, तो इनका क्रय विक्रय नाप तोल या मात्रा से ही तो होता है। तो जो नाप तोल या मात्रा पर आधारित हैं ऐसी वस्तुएं जितनी भी है, उन सब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ गए होंगे आप बहुत आसान भाषा में, जो नाप तोल से बिकते हैं। चाहे वो कपड़ा हुआ, कपड़ा भी नाप से ही बेचा जाता है। चाहे वो आटा हुआ, गेहूँ हुआ, चाहे कोई भी फसल का नाम हुआ, बाजरा, मक्का, चावल, सरसों, ये सब नाप तोल से चलते हैं, तो इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके अलावा समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, जो अपने आप में एक नहीं है, एक समूह है, जिनको सुनकर के एक समूह का बोध हो जाए, एक ग्रुप का बोध हो जाए। जैसे सभा। अब सभा शब्द जो है कोई एक व्यक्ति नहीं है, भीड़ है, एक समूह है। इसी प्रकार पुलिस। अब पुलिस कोई एक नहीं, एक पूरा समूह का बोध होता है। पुलिस शब्द सुनकर के एक समूह का बोध होता है। इसी प्रकार सेना, इसी प्रकार टीम, दल, इसी प्रकार आप समझेंगे कारवां। ये एक समूह सूचक शब्द हैं जिनको सुनकर समूह का बोध होता है। कक्षा। अब कक्षा कोई एक विद्यार्थी नहीं है, कक्षा एक समूह है विद्यार्थियों का। समुदायवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आते हैं जो समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं। अब भेड़ों के समूह को रेवड़ कहा जाता है। रेवड़ का तात्पर्य भेड़ों का समूह, जो भेड़ बकरियां होती है उनके समूह को कहा जाता है रेवड़। तो ये शब्द भी समुदायवाचक संज्ञा का है। यात्री शब्द भी एक समूह है। तो ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, जो समूह की ओर इशारा करते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है समुदायवाचक संज्ञा। अब आप समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार के शब्द हो सकते हैं। एक तो द्रव्यवाचक जो नाप तोल या मात्रा से जुड़े हुए हैं, और एक वो जो समूह का बोध कराते हैं। आपसे पूछे कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कक्षा यानी समूह, एक भीड़, ग्रुप, तो वो समुदायवाचक संज्ञा होगी। आपसे कहा जाए भाई पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल, तो जल तो नाप तोल से बिकता है, पानी लीटर में नापा जाता है, तो पानी में कौन सी संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब बहुत आसानी से समझ गए होंगे दोनों भेदों को। अब भाववाचक संज्ञा को मैं और आसान तरीके से समझाऊं तो कुछ
प्रत्यय में आपको बता देता हूँ, उन प्रत्ययों को आप याद रखेंगे। जैसे किसी भी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ जाए, जैसे सुंदरता। किसी भी शब्द के अंत में पन प्रत्यय जुड़ जाए, कौन सा? पन प्रत्यय, जैसे बचपन। किसी भी शब्द के अंत में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, जैसे गरीबी। या शब्द के अंत में त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, जैसे अपनत्व। इसी प्रकार आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, आहट, या आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, आहट से जैसे घबराहट, आहट की आवाज आ रही है, घबराहट। आवट, आवट प्रत्यय भी जुड़ा हुआ हो, जैसे सजावट। ये वो प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। और वैसे भी भाववाचक संज्ञा को अगर आप सरलता से समझे तो ये भाव हैं जिनको महसूस किया जाता है, ये दिखाई नहीं देते, इनको आप महसूस करेंगे तो बिना पहचान के भी आप बता सकते हैं। जैसे दया, अब दया एक भाव है, क्षमा एक भाव है, ये समझने पर डिपेंड है। तो सबसे बड़ी विशेषता है इनकी भावों को महसूस करना, ये दिखाई नहीं देते। तो कुछ प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। इनमें ता प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, ई प्रत्यय, त्व प्रत्यय, आहट है, आवट है। इसी प्रकार और भी छोटे छोटे प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। पर किसी भी पहचान को रटने से ज़्यादा उसको समझना जरूरी होता है कि वे शब्द जो भावों से जुड़े हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं, वे हैं भाववाचक संज्ञा की। तो ये संज्ञा का टॉपिक था प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। अब संज्ञा के अंदर कुछ विशेष तरह के नियम हैं, वो नियम मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। पर अगर आप ये टॉपिक समझ गए होंगे तो संज्ञा का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और संज्ञा का टॉपिक प्रत्येक परीक्षा जहाँ हिंदी है वहाँ संज्ञा है, सभी जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत सरलता से आपने समझा। आपको टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को ये टॉपिक भेजें आप, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके देखने से हमें हौसला मिलता है और आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। तो देखते रहिए इस चैनल पर आप हिंदी की क्लासें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने को मिलेगी। हमारा उद्देश्य है आपको परीक्षा में सफल कराना और एक सरल तरीके से हिंदी को पढ़ाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।